आपकी जिंदगी का सबसे फेवरेट। नाम है चैप्टर का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। बहुत आसान, बहुत सरल। अगर समझोगे तो, अगर रट्टा मारोगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आइए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर क्या है, ध्यान से सुनिए मेरी बात एक कहानी के रूप में। ठीक है, आइए बच्चों। बच्चों ये है विपिन सर। ठीक है, विपिन सर के पास बहुत सारा पैसा, अंधा पैसा, पानी के जैसे बह रहा है, ये बहता ही जा रहा है पैसा ही पैसा। ठीक है, विपिन सर सोचते हैं कि यार चलो क्यों ना इस पैसे को बैंक में जमा करा दे जाए। बहुत सारा पैसा हो गया, घर पे अच्छा नहीं रहता, बैंक में जमा करा के आएंगे हम। तो विपिन सर का निर्णय होता है कि विपिन सर इस पैसे को लेके बैंक में जमा कराएंगे। ये है HDFC बैंक और ये है उसका मैनेजर। ठीक है सर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है विजय माल्या। आइए आइए ध्यान से सुनिए मेरी बात। विपिन सर HDFC बैंक में जाते हैं पैसा जमा कराने। विपिन सर बोलते हैं विजय माल्या को, विजय माल्या, विजय माल्या, मेरे पास खूब सारा पैसा है, लो आप अपने बैंक में जमा कर दो। विजय माल्या बोलते हैं यस सर, बताइए कितना पैसा आपके पास। विपिन सर बोलते हैं ये 1000 रुपए हैं, ये जमा कर लीजिए। ठीक है, कोई भी हंसेगा तो मैं मार डालूंगा उसको, सुन लेना तुम मेरी बात। विपिन सर 1000 रुपए HDFC बैंक में जमा करा के आ जाते हैं, विजय माल्या से मिलके भी आते हैं बढ़िया करके। सर पिछली बार तो 100 था। अच्छा चलिए, बढ़ गए ना इस बार ठीक है अब 1000 रुपए विपिन सर बैंक में जमा करा के आ चुके हैं बढ़िया करके। अब आइए ध्यान से सुनिए कहानी। विपिन सर जब अपने घर आते हैं, विपिन सर घर में आके एक बात सोचते हैं कि यार मुझे ना विश्वास नहीं है बैंकों पे, HDFC बैंक पे मुझे विश्वास नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी बैंक पे विश्वास नहीं है, विजय माल्या पे भी विश्वास नहीं है। उसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं आई, पता नहीं कोई चीटिंग वगैरह कर दे मेरे साथ। तो एक काम करता हूं, मैं भी अपने बही खाता में रिकॉर्ड करके रख लेता हूं कि मेरे अनुसार भी मेरे बैंक में कितने रुपए पड़े हैं, 1000 रुपए पड़े हैं। ये विपिन सर ने अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लिए बढ़िया करके कि विपिन सर के अनुसार भी विपिन सर के बैंक में 1000 रुपए पड़े हैं। विपिन सर जिस रजिस्टर में ये चीज नोट डाउन करते हैं, उस रजिस्टर को हम कहते हैं कैश बुक, जो कि हम एक चैप्टर भी पढ़ के आए हैं, कैश बुक। ठीक है आइए 1000 रुपए। अरे क्या बात होगी, बड़े लेट आ रहे हैं बच्चे आज। ठीक है, 1000 रुपए विपिन सर ने अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन कर लिए, जिस रजिस्टर को हम कैश बुक बोलते हैं, कि भाई मेरे अनुसार मेरे HDFC बैंक में 1000 रुपए पड़े हैं। और क्योंकि इस बैच में सभी बच्चों ने कैश बुक चैप्टर कर लिया है, तो मैं बताना चाहूंगा कि विपिन सर ने कैश बुक के बैंक कॉलम में ही अमाउंट रिकॉर्ड किया है। जाहिर सी बात है बैंक कॉलम में ही करेंगे, क्योंकि विपिन सर अपने हिसाब से भी चेक करना चाहते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं कि विपिन सर के अनुसार HDFC बैंक में कितने पैसे पड़े, 1000 रुपए पड़े। अब 1 महीने बाद विपिन सर इसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। विपिन सर सोचते हैं कि चलो यार बैंक सामने दिख गया, हम ना अपना बैलेंस पता करके आ जाते हैं कि यार कितना बैलेंस है हमारे अकाउंट में। तो विपिन सर विजय माल्या के पास जाते हैं, मैनेजर के पास, और बोलते हैं कि मैनेजर भैया, मैनेजर भैया, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, मैं उत्सुक हूं जानने के लिए, क्रियोसिटी है मेरे अंदर, मैं जानना चाहता हूं कितना बैलेंस पड़ा हुआ है मेरे पास। विजय माल्या कहते हैं सर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए पड़े हुए हैं सर, बस खेल खत्म, सारे सपने चकनाचूर। विपिन सर के आंखों से आंसू निकल आते हैं बच्चों। विपिन सर बोलते हैं मुझे तो पता ही था विजय माल्या, तू झूठा इंसान है,
मेरे अनुसार तो 1000 रुपए होने चाहिए, लेकिन तू कह रहा है कि सिर्फ 900 रुपए ही पड़े हैं बैंक में मेरे। ऐसा कैसे हो गया? ये तो गलत बात है, तुम चीटिंग करते हो, ये बहुत गलत है। तो विजय माल्या विपिन सर को समझाते हैं, बोलते हैं सर घबराने की कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको रीजन बताते हैं कि क्यों आपकी कैश बुक का बैलेंस मेरी बुक से मैच नहीं कर रहा। मैं एक बार और बोलता हूं, हम रीजन बताते हैं। विपिन सर को विजय माल्या कहते हैं कि सर मैं रीजन बता रहा हूं आपको कि क्यों आपकी कैश बुक का बैलेंस मेरी पासबुक से मैच क्यों नहीं कर रहा। मैं रीजन बता रहा हूं, रीजन कि क्यों मैच नहीं कर रहा। इस रीजन को हम जिस स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं उस स्टेटमेंट का नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि बीआरएस कुछ भी नहीं है, बीआरएस में बस रीजन लिखे रहते हैं कि क्यों कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं है। हमें कोई सही और गलत नहीं करना है इस चैप्टर में, हमें तो बस रीजन को पुट कर देना है बीआरएस के स्टेटमेंट में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पुट करना है, सारे रीजन हमें पुट करने हैं और हमें अपना भी दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन हमें बताएगा, हमें उसी को बस वहां पे लिख देना है। विजय माल्या मैच करके भी दिखाएगा कि देखो, विजय माल्या बोलेगा विपिन सर से कि सर देखो इस रीजन की वजह से डिफरेंस आ रहा था, अगर ये रीजन ना होता तो ये देखो ये मैच ही हो रहा है, आपका और मेरा बैलेंस भी मैच हो रहा है। अब कैसे दर्शाएगा वो विजय माल्या, ध्यान से देखिए। विजय माल्या बोलेगा कि सर आपकी कैश बुक के अनुसार कितना बैलेंस है, पहले आप हमें बताइए। मैं बोलूंगा मेरी कैश बुक के अनुसार तो 1000 रुपए होना चाहिए। तो अब सुनिए, विजय माल्या मुझे समझाएगा कि विपिन सर पता है 900 रुपए पता है क्यों है, क्योंकि 100 रुपए के हमने एटीएम चार्जेस चार्ज कर लिए हैं आपसे, आपके खाते से काट लिए 100 रुपए के एटीएम चार्जेस, जिसको आपको जिसके पास जिसकी खबर आपके पास नहीं थी, इसलिए आपने अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया। यानी कि विजय माल्या हमें रीजन समझा रहे हैं कि सर हमने 100 रुपए एटीएम के चार्जेस चार्ज करे हैं, अगर आप 100 रुपए इसमें से हटा दोगे तब देखो 900 ही तो आएगा, आपके हिसाब से भी 900 हो जाएगा, देखो हो रहा है 900 रुपए। यानी ये 900 रुपए कैसे आया कि जब 100 रुपए के एटीएम चार्जेस मैंने कैश बुक के बैलेंस से माइनस कर दिए। ये 900 रुपए क्या है, ये पासबुक का बैलेंस है, पासबुक का। ठीक है, इससे मुझे ना तसल्ली मिल जाएगी कि अच्छा पासबुक का बैलेंस इसलिए 900 आ रहा है, हालांकि मेरी कैश बुक का बैलेंस 1000 रुपए ही है। लेकिन विजय माल्या मुझे रीजन समझा रहा है कि सर देखो ऐसी ऐसी घटना घटी तो पासबुक का बैलेंस इसलिए 900 है। ये सिर्फ प्रूफ दे रहा है मुझे, मैं सही और गलत नहीं कर रहा। आइए अभी मैं फॉर्मेट भी दिखाऊंगा इसका, पहले मुझे बताइए आप चैप्टर का सार समझे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम किसे बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें, जल्दी बताइए। अभी मैंने सर मतलब जो भी डिफरेंसेस है उनमें जो भी रीजन की वजह से है वो एक स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड कर देते हैं और वो हमारा बीआरएस होता है। क्या बात है, क्या बात है। हम कभी भी चैप्टर में सही और गलत के पीछे नहीं भागेंगे, हम तो बस रीजन लिखते रहेंगे, उससे तसल्ली मिलती है सामने वाले को कि हाँ अच्छा पासबुक का बैलेंस 900 इसलिए आ रहा था, प्रूफ मिल जाता है बढ़िया करके। ठीक है, मेरी वर्ड ध्यान से सुनना, हम सही और गलत नहीं करते चैप्टर में। चलिए और कुछ कुछ बोल रहा था सर, सर आवाज आ रही थी मुझे। ठीक है सर, मानसिक संतुलन बिगड़ा तो नहीं तुम्हारा? सर मतलब हम ये ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं ना? नहीं मेरे बच्चे, एक्चुअली हम ये रियलिटी में ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कुछ चीज रिकॉर्ड नहीं करते, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बैंक रिकंसिलिएशन मेरा अकाउंटेंट बना रहा है, ये बैंक वाले नहीं बना रहे, मेरा अकाउंटेंट बना रहा है। कि देखो मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा कि भाई तेरे गल्ले में कितने पैसे पड़े हैं, गल्ला इन द सेंस मैंने बोला कि भाई तेरे अनुसार मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, तो वो मुझे बता रहा है सर 1000 रुपए पड़े। अब मैंने बैंक मैनेजर को फोन किया, बैंक मैनेजर कह रहा है कि सर 900 रुपए। अब मैं अकाउंटेंट से झगड़ा कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई वो तो 900 बता रहा है, तू कह रहा है 1000 होने चाहिए, दिखा मुझे कैसे हो रहा है ये ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो वो मुझे प्रूफ दे रहा है बीआरएस बना के कि सर इसलिए ये डिफरेंस आ रहा होगा, आप टेंशन मत लो, कोई मैंने घपला नहीं किया। ठीक है, रियलिटी में कंपनी ही बनाती है बीआरएस, बैंक नहीं बनाता बच्चे बीआरएस। बैंक हाँ अपना अलग से बीआरएस बनाता होगा बैंक, वो उसकी हेडेक है। चलिए मतलब ये कुछ फ्रॉड ना हो या फिर उसके लिए किया हाँ जाता है सिक्योरिटी के लिए। बस
आपकी जिंदगी की जो पहली जॉब होगी वो बीआरएस से रिलेटेड ही लगेगी। आपसे पहली जॉब में वो बीआरएस से रिलेटेड ही चीजें कराने को आपको बोलेंगे कि बीआरएस करो, चलो इसका मैच करो कि ये क्यों मैच नहीं हो रहा, फलाना ठिकाना रीजंस लिखते जाओ कि ये रीजन है इसलिए ये मैच नहीं हो रहा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फिर अब मैं इसी चीज को हमें पेपर में कैसे अप्लाई करना है वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, अभी कुछ मत लिखना, तुम बस मजे लो कहानी के। हम एक फॉर्मेट बनाएंगे ऐसा, तुम मत बनाओ, तुम बस देखो। हम बोलेंगे पर्टिकुलर प्लस माइनस, और मैं तुम पे थोप रहा हूं कि तुम इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे अपने स्कूल का भी, ठीक है। प्लस माइनस वाला फॉर्मेट बना के ही क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है। आइए अब हमें यही क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे, तुम मत लिखो बस तुम देखो, हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अनुसार विपिन सर का बैलेंस कितना रुपए था? 1000। और ये पॉजिटिव में था, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव बैलेंस था, एकदम बढ़िया करके 1000 रुपए पड़े थे, तो इसीलिए मैंने प्लस के कॉलम के नीचे लिखा। अगर ये बैलेंस नेगेटिव में होता, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता, तो मैं माइनस के कॉलम में लिख देता, ठीक है। ओवरड्राफ्ट की चीज हम बाद में सीखेंगे, अभी हम एकदम बेसिक चीजें लेके चल रहे हैं। अब देखो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर में, मैं वो सिखाने जा रहा हूं। चलिए तो बैलेंस एज पर कैश बुक 1000 रुपए। अब क्वेश्चन में हमें ट्रांजैक्शन लिखी होगी कि एटीएम चार्जेस चार्ज बाय द बैंक 100 रुपीज। 100 रुपीज बैंक ने एटीएम चार्जेस चार्ज करे हैं, तो अब हमें यहां पे उसको दिखाना है। तो यहां पे तो आप अंग्रेजी लिखोगे बढ़िया करके जो क्वेश्चन में लिखी होगी, एग्जैक्ट वही अंग्रेजी, या फिर उससे मिलती जुलती शॉर्टकट आप लिख सकते हो। रफ में आप ऐसे लिखोगे सी और पी, रफ में लिखोगे सी और पी, सी और पी आप रफ में लिखोगे। आइए, बैंक ने 100 रुपए चार्ज कर रखे हैं, यानी पासबुक का बैलेंस डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होगा कि नहीं नजर आ रहा होगा, जल्दी बताइए। यस सर। इसलिए मैंने एरो ना नीचे की तरफ बनाया, ये एक तरीका है मेरा पढ़ाने का। अलग अलग टीचर्स के अलग अलग तरीके हैं। मैंने सभी तरीकों से एक्सपेरिमेंट किया और मुझे एक तरीका सबसे बेस्ट लगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। ये आपको वर्किंग नोट में दिखाने की भी जरूरत नहीं है, ये अपनी सहूलियत के लिए आप बना देना कहीं साइड में बढ़िया करके, अच्छे से बनाना, लेकिन रिवीजन में हेल्प होगी। अभी नहीं बनाना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं अलग से आपको बनाने के लिए बोलूंगा। हालांकि यहाँ पे पेपर में वही अंग्रेजी आती है जो अंग्रेजी क्वेश्चन में लिखी होती है। अब देखो बैंक ने हमारे 100 रुपए काटे हुए, यानी पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है हमें। अब देखो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को बराबर लाना है, ये हमारा मकसद है। बराबर लाना है इन दोनों को, सी और पी को मैच करना है, मैच। अब मेरे पास दो तरीके हैं इन दोनों को मैच करने के, या तो मैं इस पासबुक के बैलेंस को वापस से बढ़ा दूं, एग्री करते हो, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, या फिर इस कैश बुक के बैलेंस को भी मैं कम कर दूं, तब भी बराबर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, अब मेरे को ये सीख मत देने लग जाना तुम कि सर ऐसा थोड़ा ना, सही तो ये होना चाहिए। सही और गलत हम इस चैप्टर में करते नहीं, हम तो बस प्रूफ देते हैं कि भाई इसीलिए मैच नहीं हो रहा, बस, और कुछ नहीं करते। अब मुद्दा आता है सर कौन सा तरीका आपको अप्लाई करना है, किसमें आप चेंजेस कर सकते हो। आप पासबुक में चेंजेस कर सकते हो या फिर कैश बुक में चेंजेस करते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो सुनिए ध्यान से, ऊपर जिसका बैलेंस आपको गिवन होगा ना क्वेश्चन में, ऊपर यहां पे मेरे एग्जांपल में मैंने ऊपर किसका बैलेंस लिया है, जल्दी बताइए। कैश बुक का। तो कैश बुक। तो पत्थर की लकीर, हम कैश बुक का बैलेंस ही चेंज करेंगे और हम किसी बैलेंस में हाथ नहीं लगा सकते। हम इस कैश बुक को भी क्या कर देंगे बच्चों, जल्दी बताएं, डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज कर देंगे इसका मतलब क्या है, माइनस के कॉलम में लिखेंगे 100 रुपए, बस। और मेरे क्वेश्चन में
कुछ भी नहीं था। तो देखो इसको हम टोटल कैसे करते हैं, 2 लाइन छोड़ के हम टोटल मारेंगे, 1000 रुपए, यहां भी 1000 रुपए। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए, आप तो मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हैं बच्चों, जल्दी बताओ। यस सर, 900। 900। ये वही बैलेंस है जो विजय माल्या चीख चीख के कह रहा था कि सर मेरे अनुसार 900 रुपए पड़े। किसके अनुसार 900 रुपए पड़े हैं बच्चों, जल्दी बताओ। बैलेंस एज पर पासबुक। बस यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई झगड़े ना हो, तो हम सारे रीजंस हम यहाँ पे दे दें। हमने रीजन दे दिए, देखो पासबुक के अनुसार 900 रुपए आ गया, ठीक है, रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने कोई सही और गलत नहीं किया पूरे चैप्टर में हमने। अच्छा, पहले बताओ ये वाला पॉइंट आप सीख गए, अभी मैं दूसरा पॉइंट भी सिखाऊंगा, पहले बताओ ये पॉइंट सीख गए आप, मुद्दा। यस सर। अब सुने, इमेजिन करें क्वेश्चन में ऊपर पासबुक का बैलेंस गिवन होता, सेम क्वेश्चन होता, लेकिन ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक होता। पेशेंस लेवल चाहिए बच्चे मुझे, आप तसल्ली से सुने। बैलेंस एज पर पासबुक होता। कितना था बैलेंस एज पर पासबुक विजय माल्या के अनुसार, जल्दी बताइए। 900। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब हमने पहली ट्रांजैक्शन पढ़ी, सेम ट्रांजैक्शन, एटीएम चार्जेस चार्ज करें, सी और पी हमने बना दिया। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बैंक ने पैसे काटे हैं हमारे, हाँ सर 100 रुपए काटे, यानी पासबुक कैसी दिख रही है बच्चों, ऐसे दिख रही है। यहां तक सब ठीक है बच्चों। भाई बैंक ने एटीएम चार्जेस काटे, पासबुक हमें नीचे दिख रही है, मतलब कम दिख रही है। अब हमें इन दोनों को मैच करना है। अब इस बार चेंजेस हम किस में कर सकते हैं बच्चों, ऊपर बैलेंस किसका गिवन है, पासबुक का, तो बस हम इसी में चेंज करेंगे। इसी को क्या करूं कि ये कैश बुक के बराबर आ जाए, वापस से बोलो 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 बढ़ा देंगे। तो अब बच्चों के दिमाग में एक सीख रहती है कि सर ऐसा थोड़ा ना, बैंक ने तो सच में चार्जेस चार्ज करें 100 रुपए। मैंने इसलिए बच्चों को पहले ही बोल देता हूं कि इस चैप्टर में हम कुछ सही और गलत नहीं कर रहे, हम तो बस प्रूफ दे रहे हैं कि क्यों मैच नहीं कर रहा, इसलिए मैच नहीं कर रहा। अब देखो आप, 1000 रुपए यहां पे, 1000 रुपए यहां पे, यहां पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 1000। क्या बात है, बैलेंस एज पर क्या बात है, ये 1000 क्या था, ये विपिन सर के अनुसार था ना बैलेंस, बस वही हमने लिख दिया। देखो सर आपके अनुसार ये बैलेंस था, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। बहुत आसान है ये चैप्टर, अगर आप इसी ढंग से करोगे जिस ढंग से मैं सिखा रहा हूं, यकीन मानो यकीन मानो बच्चों, मैंने सभी ढंग का एक्सपीरियंस लिया है, सभी ढंग से मैंने ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, तो ये बेस्ट तरीका लगा कि आप सी और पी बनाएं और डिक्रीज और इंक्रीज करते हुए आप उसी को दिखाएं जिसका बैलेंस आपको ऊपर गिवन है। मतलब चेंजेस आप उसी में कर सकते हो, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से ही चेंजेस करे हैं। पहले तो मैंने वो दिखा दिया जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हो रखा है, और फिर उसके बाद मैंने चेंजेस करते हुए दिखाए। सही और गलत हम इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं करते। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया 1000 रुपए। तो बस ये प्रूफ दे रहा है, मेरा अकाउंटेंट मुझे प्रूफ दे रहा है कि सर देखो ना, मैंने कोई घपला नहीं किया, देखो बैंक के अनुसार 900 है, लो मैंने ऊपर 900 लिख दिया, और ये ट्रांजेक्शन हुई थी, देखो मेरे अनुसार 1000 ही आ रहा है, बढ़िया करके, कोई मैंने घपला नहीं किया, ऐसी आपके सामने सिचुएशन है। तो हमारे बुक में तो क्वेश्चन आएगा, हमारी बुक में ऊपर या तो कैश बुक गिवन होगा या फिर पासबुक गिवन होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इसका दूसरा फॉर्मेट भी है, वो मैं नहीं सिखाना चाह रहा, क्योंकि उसमें ना फिर आपको ना एक आधा पॉइंट रट्टा मारना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो प्लस माइनस वाला फॉर्मेट करके ही हम करेंगे। आइए दूसरे मुद्दे की बात आते हैं इसी चैप्टर में। चलिए यहां देखें मेरी ड्राइंग को, ये देखें, सब बच्चे हैं ना मेरे साथ बने हुए? मानसिक संतुलन बिगड़ा तो नहीं ना बच्चों आप लोगों का, सब ठीक चल रहा है? सर। चलिए, जागृति कह रहे हैं आवाज कट गई थी, जागृति सब सही है? चलिए फिर आइए बच्चों, मुझे एक बात बताओ, यहाँ विपिन सर को देखना तुम, ठीक है?
मुझे बात बताओ, विपिन सर के अनुसार ये जो 1000 रुपए है, 1000 रुपए जो है, ये विपिन सर का एसेट है या लाइबिलिटी है? जल्दी बताइए। एसेट। सभी बच्चे एग्री करते हैं ये क्या है विपिन सर का? एसेट। एसेट है, क्योंकि भाई मेरा पैसा जमा है ना बैंक में, तो यानी कैश बुक के अनुसार ये जो 1000 रुपए है ये उसका एसेट है, उस कंपनी का एसेट है। 1000 रुपए भाई मेरे बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, मेरा एसेट है। और आप जानते हैं एसेट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस पड़ा है, एसेट है मेरी कंपनी का, मेरे बैंक में 1000 रुपए पड़े हुए हैं। अच्छा, अब आइए विजय माल्या के अनुसार देखें, HDFC के अनुसार देखें मेरे बच्चे। HDFC के अनुसार ये 900 रुपए जो HDFC बैंक में जमा है, ये HDFC का एसेट है या लायबिलिटी है? लाइबिलिटी। क्रेडिट बैलेंस। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये लायबिलिटी है। चलिए, कौन कौन एग्री करते हैं कि सर हाँ, HDFC बैंक के अनुसार वो जो 900 रुपए है वो HDFC की लायबिलिटी है? कौन कौन बच्चे हैं वो जो लायबिलिटी पे टिक कर रहे हैं, और कौन कौन है जो एसेट्स बोलना चाहते हैं? अरे लिख के बताओ क्या हो गया, बताओ फटाफट से। शेफाली लायबिलिटी कह रही है, हनी भी लायबिलिटी कह रही है, गोविंद लायबिलिटी बोल रहे हैं, स्नेहा भी लायबिलिटी बोल रही है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं भी सर, गोविंद भी लायबिलिटी लायबिलिटी लायबिलिटी। कोई भी बच्चा है जो लायबिलिटी नहीं बोलना चाहता, वो बोल सकता है फटाफट से। नहीं सर, कोई भी नहीं है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने बच्चों। HDFC बैंक के अनुसार ये क्या है बच्चों? HDFC बैंक की लायबिलिटी है। यानी कि लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? तो यानी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब विपिन सर के अकाउंट में 900 रुपए पड़े हुए हैं, पॉजिटिव बैलेंस है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। इसीलिए बच्चों आप देखना, कभी जब भी आप अपने अकाउंट में पैसे डालेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा। अपने कभी पेरेंट्स का फोन लाके देखना कि मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस मच ऑफ अमाउंट। तो क्रेडिटेड वर्ड वो यूज क्यों करता है? क्योंकि वो बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि हमने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी हमने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी है। ठीक है, पॉजिटिव चल रहा है आपका बैलेंस। ठीक है मेरे बच्चों। और जैसे ही वो कुछ चार्जेस चार्ज करता है तो बैंक से एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद दिस मच ऑफ अमाउंट, यानी कि आपने कुछ पैसे निकाले हैं या कुछ भी पैसे आपके कटे हैं, तो वो डेबिटेड वर्ड यूज करता है क्योंकि उसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है उस टाइम पे। तो ये मुद्दा आप समझे? सभी बच्चे समझ गए? कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। इसको रट्टा मत मानना बच्चों प्लीज। ठीक है, आइए अब दूसरी एक और बात सुनो। सर हमसे उल्टा होता है। हाँ मेरे बच्चे, हमसे उल्टा होता है क्योंकि बैंक के अनुसार वो चीज लायबिलिटी होती है स्नेहा। ठीक है, वेरी वेरी गुड। रीजन भी आपको पता है, क्योंकि वो लायबिलिटी है इसलिए वो उल्टा हो रहा है। क्योंकि लायबिलिटी का इंक्रीज होना मैंने हमेशा क्या बोला? क्रेडिट। और लायबिलिटी का डिक्रीज होना मैंने हमेशा क्या बोला? डेबिट। तो बस मॉडर्न रूल याद रख लो, तुम्हें जिंदगी में अकाउंट्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं मॉडर्न रूल पे ज्यादा फोकस करता हूँ हर क्लास में। चलिए सर, अब ये एक बात बताओ सर, ये डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं सर? ऐसे ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चे? टाइम सबसे मेन रीजन है, टाइम। कभी कभार टाइम की वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। टाइम मतलब बैंक ने क्रेडिट ही नहीं किया बैलेंस, और हमने भैया चेक जमा करा के आए खुशी खुशी कि बैंक ने जमा कर दिया होगा पैसा, हमने अपने हाथ तो एंट्री कर ली लेकिन बैंक 2-3 दिन लगा देता है। या कभी कभार सच में बैंक से एरर हो जाता है, बैंक ने राम के अकाउंट में पैसे डालने थे, बैंक ने श्याम के अकाउंट में डाल दिए। तो एरर्स भी हो सकते हैं, इसलिए ये रीजंस हैं
कि क्यों डिफरेंसेस आते हैं पासबुक और कैश बुक में। टाइम एक मेन डिफरेंस है, प्लस फिर एरर एक मेन डिफरेंस है, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं कि वो सिर्फ कैश बुक ही रिकॉर्ड कर लेता है, बैंक वाले को खबर नहीं होती, और कुछ चीजें होती हैं वो बैंक ही रिकॉर्ड कर लेता है, यानी बैंक ने डायरेक्ट चार्ज काट लिया, हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में कि बैंक ने इस चीज के पैसे काटे। कभी कभार क्या होता है, कोई डेटर आते हैं और सीधा हमारे बैंक में पैसा डाल के चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसलिए वो डिफरेंसेस आ जाते हैं। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस और नो जल्दी बताइए। यस सर। चलो फिर, अब हम क्वेश्चन करने लायक हो चुके हैं। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे, बढ़िया बढ़िया करके, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालेंगे सभी बच्चे। बच्चों तुम बोर तो नहीं हो रहे हो? सर। चलिए फिर। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, हम कल भी मिल रहे हैं क्लास के लिए, हमारी कल भी क्लास है, तो कल भी आपका दिन आप बचाए रखें। इनफैक्ट हम थर्सडे तक लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे दिवाली का मौसम शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं भी बिजी रहूँगा उस टाइम पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ही निपटा के हम चले जाएं, एक दो क्लास हम ले लें बढ़िया करके। और मंडे भी शायद भैया दूज है, तो फिर उस टाइम पे भी छुट्टी होगी, तो हम कल भी मिल रहे हैं, हम परसों भी मिल रहे हैं, और हम परसों के नेक्स्ट डे भी मिल रहे हैं, यानी हम थर्सडे तक रेगुलर क्लास है, सेम टाइम सेम जगह, बढ़िया करके। आशा करता हूँ सभी बच्चे आएंगे कल भी, ठीक है। वैसे आप लोग की भी तो छुट्टियां पड़ गई होंगी ना बच्चे स्कूल की? नो सर। हनी, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, मंडे बस छुट्टी है, सॉरी फ्राइडे छुट्टी है और मंडे छुट्टी है, ठीक है। कितने दिन की कुछ नहीं है। हाँ, यानी फ्राइडे, वैसे दिवाली है नहीं फ्राइडे, दिवाली शायद सैटरडे की है, लेकिन फ्राइडे शायद छोटी दिवाली है, तो वो मौसम, दिवाली के मौसम में ना छुट्टी हो ही जाती है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ हम क्लास कुछ एक्स्ट्रा करके चले जाएं बढ़िया करके, ताकि हमारा ना थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा आगे निकल जाए। चलिए फिर। सर वेडनेसडे की क्लास दे दीजिएगा, वेडनेसडे को मैं क्लास ले नहीं पाऊंगी। हाँ हाँ, मैं तो सारी क्लासेस दे देता हूँ, टेंशन मत ले, ठीक है। चलिए, आप लोग भी दिवाली बनाना बढ़िया करके, घूमने जाना इधर उधर, मजे करो जिंदगी के। तो जैसे वेडनेसडे को क्लास होगी, जैसे नेक्स्ट डे हाँ बच्चे, मैं हमेशा ही नेक्स्ट डे भेज देता हूँ बच्चे क्लास, टेंशन मत ले। सर पटाखे नहीं जलाएंगे। हाँ एक मिनट बच्चे, जागृति कुछ कह रही है। हाँ जी जागृति, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं सर, परेशान नहीं हूँ, मैं कह रही थी थर्सडे की क्लास जैसे होगी, तो वेडनेसडे की क्लास अगर आप थर्सडे मॉर्निंग तक भेज देते तो मैं फिर अच्छा, थर्सडे इस की क्लास। इस वेडनेसडे आप नहीं आएंगे? इस वेडनेसडे की बात कर रहे हैं आप? यस सर, यस मैं सर। पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं 8:45 तक फ्री होता हूँ, तो मैं एडिट करके अगर उसी रात मैंने डाल दी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसी रात डाल दूँ, ठीक है। चलिए, मुझे लगा आप नेक्स्ट वेडनेसडे की बात कर रहे हैं। हाँ, दिवाली और भाई दूज की छुट्टी। हाँ, पटाखे मत फोड़िएगा बच्चों, बहुत पोल्यूशन है। अ, अ, हालांकि हमने ही किया है ये पोल्यूशन, हमने अपने ज़माने में खूब पटाखे फोड़े, इसलिए अब आप लोग को भुगतना पड़ रहा है। सर दिल्ली में कुछ ज्यादा ही है। दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, हाँ जी। नहीं मेरे बच्चे, हाँ पहले से ही पोल्यूशन है, अब पटाखे फोड़ के फिर और हो जाएगा पोल्यूशन। नहीं मेरे बच्चे, हनी ये सोच बदलनी पड़ेगी, एक दिन में कितना होगा। नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमने ही किया है तो बच्चे हमें ही कवर अप करना पड़ेगा ना। सर न्यू ईयर में 195 कंट्री सर पटाखे फोड़ते तो उससे पॉल्यूशन नहीं होता। नहीं मेरे बच्चे, वो जो कंट्रीज पटाखे फोड़ती है न्यू ईयर में, वो पूरे साल भर बहुत ध्यान रखती है पोल्यूशन का। वहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है आप सोच भी नहीं सकते कितना कम है। हम लोग कभी भी ध्यान नहीं रखते अपने कंट्री का, 365 दिन हम पोल्यूशन करते हैं, और फिर दिवाली पे फिर हम और पोल्यूशन करते हैं। ये कोई रिलीजियस बात नहीं है, ये सच बात है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने देश की बात। जो और कंट्रीज़ हैं वो 365 दिन अपनी कंट्री को क्लीन रखती है, पोल्यूशन फ्री रखती है, पोल्यूशन फ्री, बिल्कुल फ्री। सर हमारे इधर तो बर्थडे में भी पटाखे फोड़ते हैं, शादी पे भी फोड़ते हैं, हर टाइम फोड़ते ही रहते हैं। हाँ दिवाली भी सर है, दुर्गा न्यू ईयर पूजा भी से है। यहाँ स्टार्ट है। जनरली पटाखों से ही नहीं होता,
पोल्यूशन बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा मानना है कि फैक्ट्रीज से, प्लस जो बाइक्स होती हैं, हालांकि मैं भी बाइकर हूँ, मुझे बाइक्स बहुत पसंद है, बाइकों से ज़्यादा पोल्यूशन होता है। प्लस हमारी जो यहाँ की गाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे भी हमारी गाड़ियों में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और फिर जब हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो वो उससे बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पटाखे ही वजह है पोल्यूशन की, लेकिन ये बात सच है। तो आप कंपेयर मत करें और कंट्री को अपनी कंट्री से, और कंट्री बहुत ध्यान रखती है अपने देश का। 365 दिन पोल्यूशन फ्री रहती है, इसलिए वो फोड़ते हैं, बढ़िया करके फोड़ते हैं। और उन कंट्रीज़ के पास जगह है, हमारे पास जगह नहीं है बच्चे। हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 1,375,000,000 पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो वो फोड़ेंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ही को फ़र्क पड़ेगा। तो आप किसी रिलीजियस में मत जाइए कि हमारे पटाखे फोड़ने से क्या होगा एक दिन। तो आपने 365 दिन तो बचाया नहीं, तो वो एक दिन ही आपको बचाना पड़ेगा ना। या तो 365 दिन आप बचाओ, कुछ ऐसा लॉ लाओ कि गाड़ियाँ ऐसी बने, बाइक्स ऐसी बने कि जिसमें पोल्यूशन ना हो। वो हम करते नहीं हैं। अब हमें दिल पे लग जाती है कि हम पटाखे ना फोड़े, हमारे एक दिन से क्या होता है। तो प्लीज़ ये व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ के, और आपकी जनरेशन ये मैं बहुत देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ के आप लोग भावुक हो जाते हैं। ये सब गलत चीज़ें हैं, ऐसा ना करें। आप एक एजुकेटेड बंदे हो तो आप उसी पे फोकस रखो। ये व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बिलीव ना करो बच्चों। नॉलेज लो चीज़ों की, ठीक है? बहुत फ़र्क है बच्चे। हाँ। ठीक है। चलिए। आइए। चलिए, आइए बच्चों, स्टार्ट करें। बहुत लेक्चर हो गया। हालांकि मुझे भी बहुत पसंद था पटाखे फोड़ना, बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, शायद मैंने फ़ोटो भी भेज दी है। आइए, कम करें पटाखे वटाखे, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। पुणे सही है, जहाँ पे सोहम रहता है, पुणे का पोल्यूशन लेवल सही है। On 31st March 2019, bank column of the cash book showed a debit balance. अच्छा देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लास्ट लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2019। अच्छा, जनरली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट महीनों महीनों की बनती है, एक महीने की या फिर हफ्तों की बनती है, एक हफ्ते की, 2 हफ्ते की। पूरे साल भर की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनती, ठीक है। हर महीने बीआरएस बनता रहता है ताकि हर महीने बढ़िया करके बैलेंस हम चेक करते जाएं, ठीक है। तो वो मार्च तक की, अंडरलाइन कर लो, वो कब तक की बीआरएस मांग रहा है बच्चों, मार्च तक की बीआरएस मांग रहा है, मार्च वाले महीने की बीआरएस मांग रहा है। आइए फॉर्मेट बनाए। अच्छा, बुक का फॉर्मेट अलग है, अमाउंट और डिटेल और अमाउंट का फॉर्मेट है। मैंने ऐसा वाला नहीं सिखाया, मैंने आपको सिखाया पर्टिकुलर, प्लस और माइनस वाला। दोनों ही आपके सिलेबस का पार्ट है, किसी में भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, टेंशन मत लो। इस वाले फॉर्मेट से मैं पसंद नहीं करता कि आप बनाएं, क्योंकि इस वाले फॉर्मेट से एक मोमेंट ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं आपको उस मोमेंट पर रट्टा मारना पड़ेगा कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में। और जो मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूँ उसमें कभी भी आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। ठीक है सर, आप प्रॉमिस कर दो। चलिए, हम ऐसा ही बनाएंगे सर। आइए, हम बीआरएस बना रहे हैं एज ऑन 31st March 2019। बच्चों, तुम बोर तो नहीं हुए? सब ठीक है बच्चों? मेरा लेक्चर तुम्हें चुभ तो नहीं गया? मेरा लेक्चर तुम्हें है बच्चों? नो सर। नहीं सर, कोई चुभा नहीं है आपका लेक्चर सर। आइए। ठीक है, आओ। चलिए। सर हम लोग ऐसे प्लस माइनस लिख सकते हैं, मतलब जो आपने प्लस माइनस हाँ हाँ, ऐसे ही लिखना है तुम्हें, लिख सकते नहीं, ऐसे ही लिखना है, प्लस माइनस ऐसे ही करके लिखना है आपको, ठीक है। कुछ टीचर प्लस के आगे अमाउंट लिखवा देते हैं, रुपीस का साइन बना देते हैं, वो भी चलेगा। आइए, अब ऊपर देखते हैं कि हम कहां से शुरू करें। हम यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक लिखें या फिर बैलेंस एज पर पासबुक लिखें। अब क्वेश्चन को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगर सर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तब तुम्हारी मर्जी चलेगी कि कैसे शुरुआत करनी है। आप कैश बुक से भी कर सकते हो, पासबुक से भी कर सकते हो,
ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ इसके सोल्यूशन में कैश बुक से स्टार्ट है, तो मैं इस क्वेश्चन को पासबुक से स्टार्ट करके करवा दूंगा अगर आप लोगों की इजाजत होगी तो। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस गिवन होना चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं करा सकता पासबुक से। ठीक है, चलिए चेक करते हैं सर। ऑन 31st of March 2019 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा है। डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है 49,000। इसकी हिंदी बताइए, 49,000 तक की हिंदी बताइए मुझे कोई बच्चा, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है 49,000 का बैंक में। ठीक है, यानी कि हमारे अनुसार हमारे बैंक में पॉजिटिव बैलेंस पड़ा है 49,000 रुपीज का। सब बच्चे एग्री करते हैं यहाँ तक? यानी कि सर क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस बढ़िया करके गिवन है। फिर उसके बाद एक लाइन लिखी है, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस। अरे वाह सर, पासबुक का बैलेंस भी क्वेश्चन में गिवन हो गया। 37,400, दोनों बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि जो मेरा वाला एग्जांपल था उसमें भी मैंने आपको दोनों बैलेंसेस बताए थे। विपिन सर के अनुसार भी बताया था और एचडीएफसी बैंक के अनुसार भी बताया था, और इस क्वेश्चन में भी दोनों बैलेंसेस आपको गिवन है। अब मुद्दा आता है मैं ऊपर कौन से बैलेंसेस से शुरू करूं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मुझे पढ़ना पड़ेगा। एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक वर कंपेयर्ड एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर आइडेंटिफाई। ये डिफरेंसेस बस क्वेश्चन में गिवन हो गए कि ये रीजंस हैं, इसलिए वो मैच नहीं कर रहा। और क्वेश्चन कह रहा है बीआरएस बनाओ। अब मेरे बच्चों हमारी मर्जी चलेगी, हम कैश बुक ऊपर लिख के भी बना सकते हैं और पासबुक ऊपर लिख के भी बना सकते हैं। कैश बुक ऊपर लिख के तो क्वेश्चन में आपको बुक में ही दे रखा है, तो आप वो घर पे बनाएंगे। मैं पासबुक ऊपर लिख के बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना चाहता हूँ क्वेश्चन, अगर आप लोगों की इजाजत है तो कर दूं स्टार्ट? जी सर। यस सर। तो बैलेंस एज पर पासबुक है, और पॉजिटिव बैलेंस है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि बैंक के लिए तो लायबिलिटी होती है मेरे बच्चे, है ना। लिखा भी था, इनफैक्ट क्वेश्चन में लिखा भी है यहाँ पे। अरे कहाँ गया वो क्वेश्चन? क्रेडिट बैलेंस, ये देखो लिखा है यहाँ पे 37,400। सर पासबुक और कैश बुक कोई भी लिख सकते हैं पहले? हाँ, कोई भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में सिर्फ, ठीक है। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन में ना क्वेश्चन खुद डिमांड करता है कि आप पासबुक के अनुसार बनाएं या कैश बुक के अनुसार बनाएं। क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों बैलेंस गिवन थे, तो मैंने ना पासबुक के अनुसार बना दिया। आपकी बुक में कैश बुक के अनुसार गिवन है आंसर, ठीक है। तो आप घर पे कैश बुक के अनुसार भी करेंगे, है ना। चलिए, बस अब हमें वो डिफरेंसेस यहाँ पे शो कर देने हैं, प्रूफ आ जाएगा कि भाई कैश बुक का बैलेंस कितना है, पासबुक का तो गिवन है हमें यहाँ पे, देखो ऊपर लिख दिया मैंने। आइए ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। आपको इस ट्रांजैक्शन की अंग्रेजी यहाँ पे अपने फेयर कॉपी में लिखनी होगी, या तो आधी लिखना या फिर पूरी की पूरी लिख देना। चलिए मैं पढ़ता हूं। हाँ, अभी ट्यूशन में आप कुछ भी मत लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सी और पी बना के करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक ऑफ श्याम 9,000 एंड ऑफ मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31st March 2019। मेरे बच्चों, श्याम और मोहन नाम के इंसान थे, उन्होंने हमें कोई चेक दिया होगा, हमने वो चेक हमारे बैंक में जाके जमा करा दिया, खुशी खुशी गए और बैंक में जमा करा के आ गए। अपने घर में आके हमने अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लिया कि भाई बैंक तो बढ़ा ही देगा हमारा बैलेंस। लेकिन बेचारे बैंक ने अभी तक बैलेंस नहीं बढ़ाया, लिखा है ना अभी तक क्रेडिट नहीं किया उसने हमारे अकाउंट में। कब तक क्रेडिट नहीं किया सर? 31 मार्च तक नहीं किया, और हम वहीं तक के बना रहे हैं। आइए अब यहाँ पे तो आपको लिखनी है अपनी अंग्रेजी, तो मैं पूरा एक बार ना फेयर क्वेश्चन करके ही दिखा देता हूं। आइए वर्किंग नोट में, ये आपको भी बनाना है बच्चे, ताकि रिवीजन में आपको हेल्प करें। ये आधा पेज छोड़ दो जगह इसकी, आधे पेज से थोड़ा सा ज्यादा छोड़ दो, और फिर बनाओ सी और पी। आइए, सर हम पेपर में ये सी और पी लिख सकते हैं वर्किंग नोट में? हाँ हाँ वर्किंग नोट में तो लिख सकते हो, लेकिन यहां मत लिख देना गलती से सी और पी, यहां पे तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, चेक डिपॉजिटेड but not credited by the bank।
या फिर एग्जैक्ट वही अंग्रेजी लिख देना, ठीक है। और टीचर बोलती है 2 बंदे हैं ना, तो उन 2 बंदों के नाम भी लिखो, श्याम और मोहन। श्याम मोहन, चलिए आप ऐसे लिखे, एकदम फेयर वाला करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। श्याम और मोहन ऐसे करके लिखें। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अभी सी और पी पे आता हूं। सभी बच्चे लिखेंगे। बच्चों तुम बोर तो नहीं हो रहे हो? सब ठीक चल रहा है? आइए। आ जाऊं? आइए सी और पी पे आइए। अब भाई हमने चेक जमा करा दिया बैंक में, घर आके हमने क्या किया होगा? ये किया होगा, कैश बुक इंक्रीज करेंगे। सब बच्चों की नजर स्क्रीन पे है। बच्चों ये किया होगा घर आके हमने बढ़िया करके। अच्छा सर, यानी ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन ऐसी दिख रही है। अब हमें इन दोनों को करना है मैच। अब मैं चेंजेस किस में कर सकता हूं, फटाफट से बताइए। मेरे क्वेश्चन के अनुसार मैं चेंजेस किस में कर सकता हूं मेरे बच्चों? पासबुक। पासबुक में। तो इसी में चेंजेस हो सकते हैं। अब क्या करूं कि इसके बराबर आ जाए? डिक्रीज पासबुक। पासबुक को भी Sorry? इंक्रीज कर देंगे। सो हम गलती से बोल दिया था। नहीं सर, इंक्रीज ही बोलने लगा। अच्छा ठीक है, तो इसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये मैच होगा। सब बच्चे इसको कॉपी करें वर्किंग नोट में और जैसे मैंने किया वैसे ही करें। डॉटेड लाइन से आप बढ़ाएं। डॉटेड लाइन का मतलब है कि आपने इसमें चेंजेस करे हैं, और ये फ्लैट लाइन का मतलब है कि ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही है। टीचर को इससे कोई मतलब नहीं है, सी और पी से। टीचर को बस अंग्रेजी से मतलब है, और एग्जैक्ट प्लस और माइनस के कॉलम में आपने लिखा है ढंग से, उससे मतलब है। वर्किंग नोट से इस चैप्टर में कोई मतलब नहीं है टीचर को, ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर फिर ऐसे भी सिखाते हैं हाथ का खेल ऐसे ऊपर नीचे करके, वो भी एक तरीका है, वो भी जेन्युइन तरीका है, लेकिन मैं उस तरीके में बिलीव नहीं करता। उसमें फंस जाता है बच्चा, फिर हाथों का खेल ही करता रहता है और खेल हो जाता खत्म। वहां पेपर में बस हाथ ही लाता रह जाता है फिर वो, ठीक है। तो आप ऐसे ही करें जैसे मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब मैं बढ़ाने वाला हूं, प्लस के कॉलम में लिखने वाला हूं। कितना अमाउंट था बच्चों? 9,000 और 15,000। तो टीचर बोलती है अलग अलग अमाउंट करके लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा। शाम का था 9, ऐसे करके लिख लो 9, और मोहन का था 15। हाँ 15। बढ़ाना था तो कौन से कॉलम में लिखूंगा बच्चों? प्लस के कॉलम में लिखूंगा। कितना होता है 15 और 9? 24,000। आइए, किसी बच्चे को इस 24,000 में कोई डाउट जल्दी पूछेंगे फटाफट से। सभी बच्चे, सब ठीक चल रहा है? मानसिक संतुलन तुम्हारा बिगड़ा तो नहीं बच्चों? नो सर। चलिए पॉइंट नंबर 2। Ramesh, a debtor, deposited a check of 8,000 directly into the bank. Oh my God! सबको भगवान करे सबको ऐसे डेटर मिले। बच्चों एक डेटर था, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा करा दिया 8,000। ओहो, आइए अंग्रेजी लिख देते हैं। चेक जमा कराया, सीधा पैसा लेकर। चेक डायरेक्टली in the bank by रमेश। चलिए सी और पी बना देते हैं। ये दूसरी ट्रांजैक्शन का सी और पी बना रहा हूं। सभी बच्चे यहां तक आए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ना आगे ना पीछे, एकदम साथ साथ चलेंगे हम, ठीक है। चलिए सर आइए, बढ़ूं आगे बच्चों। यस सर। चलिए
तो भाई वो भला आदमी हमारे बैंक में गया, पैसे जमा करा के आ गया, यानी एग्जिस्टिंग सिचुएशन कुछ ऐसे दिख रही है। सब बच्चे एग्री करते हैं इस पे, यस और नो? यस सर। यानी हमारे पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब भाई दोनों मिसमैच हो गए, ये कैश बुक तो बड़ी हुई है नहीं। अब हम चेंजेस किस में कर सकते हैं? क्वेश्चन में ऊपर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो हम इसी में चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ये इसके बराबर आ जाए बच्चों? मैं इसको डिक्रीज कर दूंगा, बढ़िया करके डिक्रीज कर दूंगा, यानी कि मैं कहां लिख दूंगा बच्चों? माइनस के कॉलम में लिख दूंगा 8,000 रुपए। किसी को कोई शक इस 8,000 में? जल्दी बताएंगे। नो सर। चलिए तीसरा पॉइंट, बैंक हैड क्रेडिटेड 500 एज इंटरेस्ट विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है हमारे खाते में। क्रेडिट किया मतलब बढ़ाया है या काटा है? बढ़ाया है या कम किया है बैलेंस? कम किया है बैलेंस। बहुत सर, बढ़ाया बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। बढ़ाया है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, जिसने कम बोला बैंक क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट किया, इसका मतलब बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ाया है। इंटरेस्ट दिया होगा ना उसने हमें मेरे बच्चे, ठीक है? जिसने बोला था निरंजन, आपने कहा था बच्चे। यस सर, यस सर। चलिए यानी बैंक ने हमारा बैलेंस भाई साहब बढ़ा रखा है, जिसकी कानो कान खबर कैश बुक को नहीं है। अब हम चेंजेस किस में कर सकते हैं? पासबुक में। कितने रुपए का है ये? 500 रुपए का। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, 500 रुपया। ठीक है, चौथा पॉइंट, बच्चों सब ठीक चल रहा है ना? वो कहते हैं भाई साहब, पॉइंट नंबर 4, चेक फॉर ₹10,000 इशूड टू राधेश्याम। चेक इशू करने का मतलब समझते हो आप बच्चों? पहले बताओ मुझे। यस सर, हमने उसके फेवर में चेक काट के दे दिया है, लेकिन अभी तक बैंक ने क्रेडिट डेबिट नहीं किया। ठीक है, वो तो बात की बात है। इशू का मतलब होता है बच्चे कि हमने चेक काट के दे दिया है, किसी बंदे को हमें पेमेंट करनी होगी, हमने चेक फेंक के मारा उसके मुंह पे, काट के इशू कर दिया चेक, भाई ले जा लियो यार इससे पेमेंट, बैंक में जाइए और ले लियो अपनी पेमेंट। तो वही बोल रहा है, चेक फॉर 10,000 इशूड टू राधेश्याम वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन बेचारा वो अभी तक बैंक में लेके ही नहीं गया वो चेक। आइए ध्यान से सुनिए, सी और पी, जैसे ही हम चेक काट के देते हैं ना बच्चों, तो हम अपने रजिस्टर में तो ऐसे दिखा देते हैं, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए, आप तो मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हैं। यस सर। यानी भाई हमने Yes, चेक sir. काट के दिया तो हम अपने रजिस्टर में फटाक से नीचे कर देंगे बैलेंस कि भैया हमारे बैंक से तो पैसे निकल गए। अब वो बेचारा अभी तक बैंक में गया ही नहीं पेमेंट लेने, इसलिए ये मिसमैच हो रहा है। अब चेंजेस किस में कर सकते हैं? पासबुक में। तो मैं इसको भी क्या कर पासबुक दूंगा? डिक्रीज पासबुक कर। डिक्रीज होगा। क्या बात है, तुम तो बड़ी जल्दी सीख गए बच्चों। तुम्हें कौन कहता है ट्यूशन व्यूशन पढ़ने के लिए? कौन है वो इंसान जो तुम्हें ऐसे बोलता है ट्यूशन पढ़ लो? तुम तो ज्ञानी बच्चे हो। ठीक है सब। चेक इशूड टू राधेश्याम but not presented for payment. अरे सो गए तुम बच्चों? नो सर। ठीक है चलिए आइए, 4 पॉइंट हो गए थे, 5वां। वो कहते हैं बैंक डेबिटेड द अकाउंट
बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। सारे बच्चे शांत रहेंगे, निरंजन को मौका देंगे हम। निरंजन, बैंक डेबिटेड 6,000 रुपए, इसकी हिंदी क्या होगी बच्चे? निरंजन। सर सर मतलब कि बैंक की लायबिलिटी कम हो गई है हाँ, यानी कि और थोड़ी और हिंदी बता। और हमारी इनकम बढ़ी है, नहीं सॉरी एसेट। आराम से, तू बहुत डीप में जा रही है। सीधा हिंदी बता कि ये क्या हुआ है। ये बैंक ने डेबिट करे हैं 6,000 रुपए, बैंक ने हमारे खाते से पैसे काटे हैं या बढ़ाए हैं हमारे खाते में पैसे? सर बैंक ने बोल जल्दी। अरे कहाँ चली गई ये लड़की? बैंक ने हमें 6,000 रुपए दिए हैं। बहुत बढ़िया, अब तू डर जाती है। जो बच्चा डर गया तो खेल खत्म। आपको डरना नहीं है जब आपसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछे। बैंक ने डेबिट किया है बच्चे, बैंक जब डेबिट करता है इसका मतलब वो काटता है पैसे, दिया नहीं है। ठीक है, ठीक है निरंजन, आप डर रहे हैं शायद मेरे से कि मैं अचानक से क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। यस हाँ जी। आयुष जायसवाल, आपको पता है बच्चे, बैंक जब डेबिट करता है इसका मतलब बैंक पैसे काटता है। ठीक है आयुष? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। आइए, बैंक ने पैसे काटे हैं 6,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के। 5th पॉइंट में बैंक ने काटे हैं तो बैंक ने ऐसे कर दिया होगा। लेकिन हमें तो कुछ कानून कान खबर नहीं है। अब चेंजेस किस में कर सकते हैं? इत्तेफाक अनुसार इसी में कर सकते हैं। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? छोटे छोटे बच्चों, बढ़ाना पड़ेगा। 6,000। एज इंश्योरेंस प्रीमियम। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चे, इसकी आप परवाह ना करें, बस प्लस और माइनस में आप ढंग से लिखना। बैंक डेबिटेड 6,000 रुपीज एज इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, 6 पॉइंट पे आ जाते हैं अब हम। सर ये एक्सपेंस था इसीलिए। अरे एक्सपेंस और इनकम कहाँ से आ गया बच्चे? इस चैप्टर में एक्सपेंस और इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हम मेरे बच्चे। बैंक ने 6,000 रुपए काटे हैं, ये तो ये बोल कि ये बैंक की लायबिलिटी कम हुई है, इसे एक्सपेंस और इनकम। हाँ मेरे बच्चे, जो 6,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमारी कंपनी के लिए तो एक्सपेंस ही है, लेकिन बीआरएस चैप्टर में एक्सपेंस और इनकम नहीं देखा जाता। बीआरएस चैप्टर में तो देखा जाता है कि कितने पैसे उसने काटे और कितने हमारे अकाउंट में डाले। इट डजेंट मैटर वो इस साल से रिलेट करें चाहे वो 10 साल से रिलेट करें, क्योंकि एक्सपेंस जहां मैं वर्ड बोल दूंगा ना तो मुझे 1 साल की देखनी पड़ेगी कैलकुलेशन। इसलिए मैं ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि इसलिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ है ना। ये डेबिटेड वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि बैंक ने काटे हैं, और बैंक जब पैसे काटता है तो उसकी लायबिलिटी हो जाती है कम, तो इसलिए वो डेबिट वर्ड यूज करता है। ठीक है, ओके सर। चलिए 6th पॉइंट, इसमें भी सेम ट्रीटमेंट होगा बच्चे। बैंक डेबिटेड 100 रुपए एज बैंक चार्जेस, बैंक ने दोबारा 100 रुपए काटे हैं हमारे। आइए सी पी, बैंक ने 100 रुपए दोबारा काटे हैं हमारे। अब हम चेंजेस किस में कर सकते हैं? पासबुक में ही कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको भी बढ़ा देंगे 100 रुपए से। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट हो गया 5th और 6th का। खत्म बेटे खत्म। 2 लाइन छोड़ के टोटल मारो, बताओ कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? प्लस वाली 67,500। 67,500 कह रही है एक बच्ची। एक बच्चा और ट्राई करेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? इस बच्ची का कहना है कि सर इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। पता है बच्चों कितना आना चाहिए? 49,000 आना चाहिए आंसर। यस सर। देखो
यही तो गेम है। 49,000 क्या है, किसके अनुसार है, विपिन सर के अनुसार है, कैश बुक के अनुसार है। तो ये आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक। सर ये बुक में तो बड़ा अजीब सा सिस्टम दिया हुआ है, सर समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रखा है। नहीं, बुक में भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वो फॉर्मेट थोड़ा अलग है। एक्चुअली बुक का मैंने उल्टा कर दिया ना क्वेश्चन, बुक वाले ने में सोल्यूशन दे रखा है कैश बुक के अनुसार, ठीक है, इसलिए वो तेरे को अजीब लग रहा होगा। नहीं, पर वो सोल्यूशन भी बहुत अजीब है सर। क्या दे दिया इन्होंने? सर उसमें 49,000 अमाउंट ऊपर ऐसा करके कुछ दिया है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ऊपर जो इन्होंने दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, क्वेश्चन ऐसे ही करा है बुक में, लेकिन हमने ऊपर एज पर पासबुक लिख दिया। वो मैंने कराने का एक तरीका था। हाँ तुम ये फॉर्मेट तुम कह सकते हो कि हाँ सर फॉर्मेट ये क्या है, डिटेल अमाउंट, और ये ऐड वाले इकट्ठे इन्होंने दे रखे हैं और लेस वाले इकट्ठे दे रखे हैं, तो इसलिए मैं करवाना नहीं चाहता ऐड वाले इकट्ठे और लेस वाले इकट्ठे क्योंकि वो बड़ा अनटाइडी सा हो जाता है, फिर हमें ना पूरा क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, हमें खुद भी नहीं जानते। तो आपको जैसे प्लस माइनस ऐड के लिए हमें स्पेस छोड़ना पड़ेगा कि कितने हाँ। ऐड वाले और कितने लेस वाले। हाँ स्पेस भी छोड़ना पड़ेगा, और स्पेस तो चलो छोटी सी बात है, वो भी छूट जाएगा लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा ये वाला तरीका, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट ओवरड्राफ्ट का आएगा ना, तो इफेक्ट उसमें ना उल्टा हो जाता है, और फिर बच्चों को रटना पड़ता है कि जब ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन हो जाए तो जो भी आपने सीखा उसका रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना। रिवर्स तो गलत बोल गया मैं, अपोजिट कर देना। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट गलत है। हालांकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसलिए वो कह देते हैं कि अपोजिट इफेक्ट कर देना, तो मैं वो उसमें चक्कर में पड़ता ही नहीं बच्चों के लिए। मैं बच्चों को बोलता हूँ प्लस माइनस करके करो, और जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी पे स्टिक रहो, बढ़िया करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आप लोगों को समझ में आई कुछ बातें कि ये क्या हुई? जल्दी बताइए। ये जो बैलेंस एज पर पासबुक हमने यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट किया था, तो सर इसमें हम ये ब्रैकेट में क्रेडिट और डेबिट भी लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो टीचर 6 में से 5.5 नंबर देगा, ठीक है। वो जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, वो जरूर लिखना है बच्चे, प्लीज जरूर लिखना है, ठीक है। आइए एक बात और सुनते जाइए मेरे एग्जाम्पल पे आए यहां पे, ये बच्चों सुनो, आपने यहां क्या देखा? स्क्रीन दिख रही है आपको सबको? यस सर। सर ठीक है आपने यहां पे क्या देखा? शुरुआत प्लस से हो रही है, ठीक है, शुरुआत प्लस से हो रही है, और अंत अंत कहां पे हो रहा है? बैलेंसिंग फिगर कहां आ रहा है, जल्दी बताइए। माइनस, यानी कि बैलेंसिंग फिगर आ रहा है अपोजिट साइड। ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं मैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। जब बैलेंसिंग फिगर अपोजिट साइड आता है, ये मैथ्स है बच्चे, ये मैथ्स है, तो मैं इसको एक स्टेटमेंट में बदलना चाहता हूं। जब बैलेंसिंग फिगर अपोजिट साइड आता है तो हमेशा सेम टाइप ऑफ बैलेंस आते हैं। सेम सेम मतलब ऊपर बैलेंस है तो नीचे भी बैलेंस आएगा। बैलेंस मतलब पॉजिटिव। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है तो नीचे भी जो आंसर आएगा हमारा वो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। यानी पासबुक में हमारे पास 900 रुपए पड़े हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई विपिन सर के अनुसार 1000 रुपए था और HDFC के अनुसार 900 रुपए था। पॉजिटिव ही था ना, मैंने ऐसा तो नहीं बोला था कि 900 रुपए नेगेटिव है, पॉजिटिव ही बैलेंस बोला था, 100 रुपए का ही घपला हुआ था बस। तो बस अब इसकी एक ट्रिक बन गई, मैथमेटिकल ट्रिक बन गई कि जब बैलेंसिंग फिगर अपोजिट साइड आ जाए, अपोजिट साइड, तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस आते हैं। ऊपर बैलेंस है तो नीचे भी बैलेंस आएगा। अब इमेजिन करो, इमेजिन करना उसका लॉजिक भी यही बोलता है, इमेजिन करना एटीएम चार्जेस मान लो 10,000 रुपए होते हैं, तो बताओ बैलेंसिंग फिगर किधर आता? जल्दी बताइए। कहीं
पे भी नहीं आता। कहीं पे भी नहीं आता? अरे क्या नहीं हो गया? नहीं सॉरी सर, प्लस में आता 9000। प्लस में आता, सभी बच्चे बताएंगे। यस सर। यहाँ आता। अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर सेम साइड आ गया, सेम साइड। जब बैलेंसिंग फिगर सेम साइड आ जाए तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चे अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस। अपोजिट मतलब ऊपर बैलेंस है तो नीचे ओवरड्राफ्ट होगा। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस होगा, नेगेटिव। इसका प्रूफ आपके आंखों के सामने है। सर क्या प्रूफ है इसका? प्रूफ यही है मेरे बच्चे कि एचडीएफसी बैंक बोल रहा है कि उसके अनुसार विपिन सर के अकाउंट में 9000 नेगेटिव में बैलेंस चल रहा है। मेरे तो पसीने छूट जाएंगे, मैं बोलूंगा यार मेरे हिसाब से तो 1000 रुपए पॉजिटिव है, तू तो 9000 नेगेटिव बता रहा है। तो एचडीएफसी बैंक बोलेगा भैया मैंने 10,000 रुपए एटीएम के काट लिए। मिल गया प्रूफ मेरे बच्चों। तो वो यहाँ पे, अब हम पेपर में तो इतने सारी ट्रांजैक्शन आती है, उसमें थोड़ा ना हम इतना दिमाग लगाएंगे, तो उसमें एक ट्रिक बना दी गई मैथमेटिकली कि भाई अगर बैलेंसिंग फिगर सेम साइड आ जाए तो इसका मतलब होता है अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस। ऊपर बैलेंस है तो नीचे ओवरड्राफ्ट आएगा, ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे बैलेंस आएगा। और अगर बैलेंसिंग फिगर अपोजिट साइड आए, जैसा कि इस वाले आज की क्लास के क्वेश्चन में हुआ और आज की शुरुआत क्लास के क्वेश्चन में हुआ, तो उसका मतलब होता है सेम टाइप ऑफ बैलेंस। मुद्दा समझे बच्चों मैं क्या कराना चाह रहा हूँ? ये बहुत रेयर चांस है कि आपके सिलेबस में आ जाए ये पार्ट कि भाई बैलेंसिंग फिगर अपोजिट साइड है। क्योंकि 1 या 2 नंबर आपका फिर कट जाएगा अगर आपने गलत लिख दिया ना, ऊपर बैलेंस है और नीचे आपने बैलेंस ही लिख दिया जबकि नीचे आपको ओवरड्राफ्ट लिखना चाहिए था, तो मेरे बच्चे आपका 2 नंबर काट लेगी टीचर। मेरे जैसा टीचर होगा तो 4 नंबर काट लेगा वो। ठीक है, तो ऐसा ना करिएगा। अब इस चीज को आप फटाफट से लिख लीजिए। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस चीज में समझने में तो मुझे बताइए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना मेरे बच्चे? ये मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। अगर ऊपर ऊपर से हम शुरू करते हैं पासबुक से ओवरड्राफ्ट कहीं से भी शुरू करें, कहीं से भी शुरू करें, तो आप सिर्फ एक चीज याद रखें कि जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो अपोजिट साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर सेम साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अपोजिट साइड आ रहा है तो जो ऊपर बैलेंस होगा वही बैलेंस नीचे भी आपको लिखना पड़ेगा। सेम टाइप ऑफ बैलेंस हम उसको कहते हैं। आप अपोजिट साइड याद रखें बैलेंसिंग फिगर। आप और कुछ मत याद रखें कि ऊपर अगर ये होगा मगर होगा, अगर मगर छोड़ो ना, आप सिर्फ नीचे का याद रखें कि नीचे बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रहा है। ऊपर से कंपेयर करें तो नीचे किस साइड आ रहा है। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे बताएंगे। सर ओवरड्राफ्ट मतलब ये ना कि हमारे बैंक में इतना होना चाहिए था पर उससे एक्स्ट्रा अमाउंट है। ना 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 मेरे बच्चे ना। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि मेरे बच्चे हमारे बैंक में नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। हमारे बैंक में 10,000 रुपए पड़े थे और हमने 25,000 रुपए निकाल ली, 15,000 एक्स्ट्रा निकाल ली। तो 15,000 एक्स्ट्रा निकाले उसको नेगेटिव बैलेंस कहते हैं। उसको अकाउंटिंग टर्म में बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी होती है बच्चे, ठीक है? ओके सर। लायबिलिटी होती है हमारी, क्योंकि हमने ज्यादा पैसे निकाल लिए। सेविंग अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनका एक अकाउंट खुलता है करंट अकाउंट, उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। समझ गए सभी बच्चे? जल्दी बताएंगे। बस सर। चलिए, 90% क्वेश्चन में आसानी क्वेश्चन होगा, बैलेंसिंग फिगर चेक करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है आपके जो पेपर में क्वेश्चन आ जाए उसमें बैलेंसिंग फिगर कुछ अलग आ जाए, तो फिर आपको वो लाइन लिखनी पड़ेगी कि बैलेंस है ये या ओवरड्राफ्ट है ये, वो डिपेंड करता है। चलिए इसको हम ना लिख लेते हैं। लिखें, बैलेंसिंग फिगर अपोजिट साइड, एरो डाल के लिखें। फिर इसका मतलब होता है सेम टाइप ऑफ बैलेंस। सेम टाइप ऑफ बैलेंस मतलब ऊपर बैलेंस है तो नीचे भी बैलेंस, ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे भी हम ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर सेम साइड आता है तो
अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस आते हैं। अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस मतलब ऊपर बैलेंस है तो नीचे ओवरड्राफ्ट आएगा, ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे बैलेंस आएगा। ठीक है, कोई भी एक बच्चा बोल देगा ना मुझे कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसको दोबारा समझाऊंगा अभी इसी वक्त। कोई भी एक बच्चा बोलेगा मुझे, फटाफट से फटाफट से बताएंगे। सर एक बार फिर से बता दो। हाँ जी, ध्यान से देखें मेरी बात, सुनो। मैं लॉजिक क्या है सर? लॉजिक मैं दे चुका हूं, लेकिन तुमने शायद ना सुना नहीं वो लॉजिक, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया। मैं दोबारा लॉजिक के साथ अब दोबारा देने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। मेरी कहानी याद होनी चाहिए बस तुम्हें। मैं कहानी बना रहा हूं यहां पे। विपिन सर के अनुसार, कहानी देखना, 1000 रुपए पड़े होने चाहिए बैंक में, लेकिन HDFC बैंक बोल रहा है कि 900 रुपए पड़े हैं। इसका मतलब बताओ, पॉजिटिव 900 रुपए पड़े हैं या नेगेटिव 900 रुपए बता रहा है HDFC बैंक? जल्दी बताइए। पॉजिटिव। पॉजिटिव ही बता रहा है ना, यानी ये बैंक के अनुसार भी पॉजिटिव बैलेंस है और विपिन सर के अनुसार भी पॉजिटिव ही बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस को हम बैलेंस वर्ड का प्रयोग करते हैं। बैलेंस है, दोनों के अनुसार बैलेंस ही पड़ा है। हाँ, HDFC बैंक के अनुसार थोड़ा कम पॉजिटिव पड़ा है, 100 रुपए कम है। तो अब इसको हमने कैसे दर्शाया? हमने कुछ ऐसे दर्शाया इसको। हमने बोला कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव है, ऐसे स्टार्ट किया होगा क्वेश्चन, और फिर हमने C और P बनाया होगा, और बैंक बोल रहा है हमने ATM चार्जेस चार्ज करे 100 रुपए के। अब हम चेंजेस किस में कर सकते हैं? कैश बुक में। तो हम इसको भी क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। ये मैं लॉजिक दे रहा हूं, जो मैंने लिखवाया ना उसका मैं लॉजिक दे रहा हूं। आइए अब तुम खुद बताओ किस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, किस साइड आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? यहाँ पे आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अपोजिट साइड आ रहा है, ऐसे बोलो, ऐसा वर्ड प्रयोग करो। कौन सी साइड आ रहा है? अपोजिट, ये मैथमेटिक्स है बच्चे, इसी साइड आएगा ना, ये तो मैथमेटिक्स है। अपोजिट साइड आ रहा है, कितना आ रहा है? 900 आ रहा है। और मेरी कहानी के अनुसार भी तुमने खुद बोला था कि सर विपिन सर के अनुसार भी पॉजिटिव है और HDFC बैंक के अनुसार भी पॉजिटिव है। अब इसी चीज को मैंने एक नोट में लिखवा दिया कि जब बैलेंसिंग फिगर अपोजिट साइड आता है, अपोजिट साइड आया ना कि नहीं आया, जल्दी बताइए, तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस होते हैं। सेम टाइप मतलब ऊपर अगर बैलेंस है, बैलेंस मतलब पॉजिटिव है, तो ये जो 900 रुपए आएगा ना, इसको भी मैं बोलूंगा ये भी बैलेंस ही है, पॉजिटिव बैलेंस ही है ये मेरा। मेरे बैंक में भी 900 रुपए पड़े हैं। समझे तुम बात को? जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। अब सुनो ध्यान से, अगर मेरी कहानी में HDFC बैंक बोले कि सर आपके अकाउंट में -9000 रुपए पड़े हैं, माइनस, इसका मतलब क्या हुआ? HDFC बैंक बोल रहा है कि सर हमने आपके कुछ ATM चार्जेस चार्ज करे हैं 10,000 रुपए के, यानी विपिन सर के अनुसार पॉजिटिव बैलेंस है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए। लेकिन HDFC बैंक के अनुसार क्या बैलेंस है, जल्दी बताइए? नेगेटिव है, क्योंकि HDFC ने ATM चार्जेस चार्ज करे हैं कितने रुपए के? ये सिचुएशन है। अब इसी को हम यहां पे कैसे दर्शाएंगे? ऐसे दर्शाएंगे। C और P बनाया, पासबुक नीचे करी, कैश बुक को भी नीचे कर दिया 10,000 से। अब मुझे बताओ बाय डिफॉल्ट बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रहा है? तुम तो मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हो, बताओ। सेम साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। इस साइड आ रहा है? यस सर। तो यही चीज मैंने लिखवाई कि भाई जब सेम साइड आ जाए तो अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस होते हैं। ऊपर बैलेंस
तो नीचे ओवरड्राफ्ट हो जाता है, ओवरड्राफ्ट। और ये तो तुमने भी बोला था मुझे कहानी में, अगर मैं ये बीआरएस ना बनाता, सीधा कहानी बताता, तो तुम तो खुद ही बता रहे थे ना कि सर आपके अनुसार पॉजिटिव और बैंक के अनुसार नेगेटिव है। तो ये देखो उसी का मैंने यहाँ पे प्रूफ दिया, ये प्रूफ है और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि वो सेम साइड आ रहा है। तो आपको ये ओडी लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है, ये पासबुक। ये ओवरड्राफ्ट अगर आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा, और ओवरड्राफ्ट नहीं लिखेंगे तो आपको 6 में से सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर सिर्फ इस ओडी के कट जाएंगे, क्योंकि टीचर को पता लग जाएगा कि इस बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, इस बच्चे ने ढंग से नहीं सीखा चैप्टर। ठीक है, आंसर तो सही आएगा बच्चे का, लेकिन वो ओडी अगर नहीं लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने नीचे यहाँ पे नोट लिखवाया कि अगर बैलेंसिंग फिगर सेम साइड आ जाए तो इसका मतलब होता है अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है बच्चे, और कुछ नहीं है। सबको अब लॉजिक भी मिल गया और मैथमेटिकली प्रूफ भी मिल गया बच्चों। यस सर। चलिए फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तो इसी चैप्टर, इनफैक्ट ये चैप्टर ही खत्म हो गया, पता है। अब इस चैप्टर में कुछ बताने वाला है ही नहीं, अगर तुमने लॉजिक सीख लिया। कुछ कुछ स्कूल्स में या कुछ कुछ कॉलेजेस में इसमें ना चीजें रटाते हैं हमें कि ये ट्रांजैक्शन इनको रट लो, ये प्लस होगा माइनस होगा, तो वो मत करना। अगर वो करोगे तो ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा। इसमें लॉजिक लगाना ऑन द स्पॉट कि अंग्रेजी क्या बोल रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हुआ, कॉन्सेप्चुअल वाइज खत्म हुआ, बस अब हमें प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चन की ढंग से। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं।